मॉर्निंग। अभी बच्चे नहीं आए सर। ठीक है, कल हमने पढ़ाया था व्युत्क्रम वर्ग नियम से गॉस नियम की व्युत्पत्ति। तो क्या रिजल्ट आया था? गॉस का नियम क्या था? व्युत्क्रम वर्ग नियम यानी कि कूलाम नियम से हमने गॉस नियम की व्युत्पत्ति की थी। रिजल्ट आया था फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, क्या लिया था हमने? एक पृष्ठ S लिया था। ठीक है, इस पृष्ठ में हमने कोई अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया था और यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश था। ठीक है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा? इस पृष्ठ में क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्रफल। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो फ्लक्स क्या था? प्लस क्यू आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? विद्युत बल रेखाओं के रूप में होता है। तो विद्युत बल रेखाओं, तो इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या था? फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या निकाला था? पहले एक अल्पांश क्षेत्रफल dA से निर्गत फ्लक्स निकाला था, फिर क्या किया था? इस संपूर्ण पृष्ठ S के सापेक्ष उसका समाकलन किया था। तो इस संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना आया था? क्यू बाई एप्सिलॉन। तो क्या लिख सकते हैं? गॉस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q के 1/एप्सिलॉन गुने के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q के 1/एप्सिलॉन गुने के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा था गॉस नियम में। ठीक है, तो फाई क्या है? यहाँ पर फ्लक्स है, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स। तो फाई को क्या लिखेंगे? समाकलन पूर्ण बंद पृष्ठ S द्वारा E डॉट dA वेक्टर, ये एक अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स है, और समाकलन कर दिया संपूर्ण पृष्ठ से, तो ये संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आ गया। E डॉट dA किसके बराबर है? उस पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आवेश Q के 1/एप्सिलॉन गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गॉस का नियम। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस गॉस नियम का अवकल रूप लिखना है। ये हो गया गॉस का समाकलन रूप। इसको क्या बोलते हैं? गॉस का समाकल रूप। ठीक है, ये है गॉस का समाकलन रूप। E डॉट dA समाकलन पूर्ण बंद पृष्ठ के सापेक्ष, तो ये हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हेडिंग है आपका अवकल रूप में गॉस का नियम। अवकल रूप में गॉस का नियम, या ऐसे बोल सकते हैं गॉस नियम का अवकलन रूप। ये कई बार पूछा जाता है कि गॉस नियम क्या है और इसके अवकलन और समाकलन रूप को
व्युत्पन्न कीजिए। तो ये तो इसका समाकलन रूप है। अब हमें क्या निकालना है, इसका अवकलन रूप। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक पूर्ण बंद पृष्ठ लेते हैं और बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट डॉट। किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो है Q1, Q2, Q3 बहुत सारे आवेश हैं, तो इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्या होगा, यदि Q1, Q2, Q3 बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आवेश है। यहाँ पर हमने केवल एक आवेश लिया था Q। अब मान लीजिए बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे Q1, Q2, Q3 आवेश है, तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्या हो जाएगा, इन सब का क्या कर देंगे, परिबद्ध कुल आवेश इन सभी आवेशों का योग हो जाएगा। तो वो क्या होगा, सिग्मा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। ठीक है, अतः गॉस नियम के अनुसार क्या होगा, अब इन आवेशों के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से निर्गत होंगी। तो क्या होगा, वो जितनी बल रेखाएं उस पृष्ठ से निर्गत होंगी वो क्या कहलाएगा, उस विद्युत क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स। तो वो फ्लक्स कितना होगा, फाई एस ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा क्यू आवेश हो जाएगा और इसके 1/ε गुने के बराबर होगा। ये हो गया गॉस का नियम। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आपको पढ़ाया था मैंने गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार क्या था, इसको याद है, गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय क्या था कि किसी सदिश का, अब हमने सदिश ले लिया, यहाँ पर सदिश क्या है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र है। किसी सदिश का पृष्ठ समाकलन, किसी सदिश का पृष्ठ समाकलन उस सदिश के डाइवर्जेंस के, उस सदिश के डाइवर्जेंस यानी कि डेल डॉट ई, उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, यही था गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश का पृष्ठ समाकलन उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। ये था गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार। चूंकि गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ई डॉट डी इज इक्वल टू डेल डॉट ई डी वी। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, इस पृष्ठ समाकलन को हम आयतन समाकलन के रूप में लिख सकते हैं। ई डॉट डी ए किसके बराबर होगा, डेल डॉट ई डी वी के। तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, फाई इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं ई डॉट डी ए को डेल डॉट ई डी वी। ठीक है, डेल डॉट ई डी वी, ये इसका आयतन समाकलन हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ क्यू ओवर एप्सिलॉन। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इस पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर हम क्या करते हैं, एक आयतन अल्पांश लेते हैं डीवी। माना पृष्ठ क्षेत्रफल S के अंदर आयतन अल्पांश है dv है, तो उस आयतन अल्पांश dv के अंदर मान लिया तथा इसके अंदर आवेश dq है।
ठीक है, हमने जो पृष्ठ क्षेत्रफल लिया था S, उसके अंदर आवेश थे Q1, Q2, Q3, Qn डॉट डॉट। तो हमने उस पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर एक आयतन नलपांस लिया जिसका आयतन है dV। तो dV आयतन के अंदर, उसके अंदर हमने मान लिया आवेश क्या है, dQ। तो आवेश घनत्व क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं रो से। ठीक है, रो से। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, आवेश बटे आयतन, आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल्स टू हो जाएगा आवेश बटे आयतन। आवेश कितना है, dq, dq बटे dv। ठीक है, dq बटे dv हो जाएगा। तो यहां से आवेश dq इक्वल्स टू कितना आएगा, dq इक्वल्स टू आ जाएगा रो dv। और पूरे पृष्ठ का आवेश कितना होगा, दोनों साइड क्या करेंगे हम, समाकलन कर देंगे। तो q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, रो dv। सर स्क्रीन लाना, दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे, हाँ, q इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से, टोटल चार्ज कितना आएगा, रो dv। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4। अब q का जो वैल्यू है वो हम यहाँ रख सकते हैं, टोटल चार्ज by putting the value from equation 4 to equation 3। फाई कितना हो जाएगा, डेल डॉट ई dv किसके इक्वल होगा, q का वैल्यू रख दो सिग्मा q, टोटल चार्ज कितना है रो dv बाय एप्सिलॉन। ठीक है, रो dv, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, यहाँ पर dv के करस्पॉन्डिंग हो रहा है तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब दोनों तरफ कंपेयर कर दो तो क्या आएगा, दोनों तरफ कंपेयर करने पर क्या आएगा, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है और ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, dv dv। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल डॉट ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर डेल क्या होता है आपका, अवकलज संकारक, अवकलज संकारक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप डेल ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर गॉस के नियम का अवकलन संकारक के साथ हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अवकलन रूप, गॉस के नियम का ठीक है, आ गया समझ में, कुछ भी नहीं किया था यहाँ पर, गॉस का नियम था फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या लिया, एक पृष्ठ क्षेत्रफल एस लिया जिसके अंदर हमने बहुत सारे आवेश लिए, तो उनका टोटल चार्ज जो निकाला वो सिग्मा क्यू हो गया। अब टोटल चार्ज को चार्ज डेंसिटी के रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ पर। और हमने जो ई डॉट डी ए था उसको गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से आयतन समाकल के रूप में लिखा है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके गॉस के नियम का अवकल रूप। और ये जो था फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो था वो था आपका गॉस के नियम का समाकल रूप। ठीक है, ये है गॉस नियम का अवकलज रूप और ये है गॉस नियम का समाकलन रूप। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, इसको कई बार ड्राइव करने के लिए आया हुआ है, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय ये कराया हुआ है आपको पहले ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
अब इससे संबंधित आपको एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं न्यूमेरिकल। विभव का मान दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र में, ई वेक्टर में विभव का मान है फाई इक्वल्स टू 3x² माइनस वाई प्लस जेड। ये आपको विभव का मान दिया हुआ है, निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ई वेक्टर, और निकालना है तुम्हें आवेश घनत्व। आवेश घनत्व रो, ठीक है, ये दो वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध तो आपने पढ़ा हुआ है 12th में। E इक्वल टू कितना होता है? माइनस डेल्टा V, ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमने जो विभव है उसको V की जगह पर फाई से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा फाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है? विभव तो एक अदिश राशि है, अदिश राशि तो इसको क्या बोलेंगे? ना तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये डाइवर्जेंस नहीं है, ये क्या है? ग्रेड फाई है। ग्रेड फाई की वैल्यू आपको बताई थी कितनी होती है? माइनस आ जाएगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड के कैप, ठीक है। फाई यहाँ पर विभव है, इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ग्रेड फाई की वैल्यू ये होती है। अब हमें निकालना क्या है? डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स, फाई गिवन है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड। तो निकालो क्या आएगा? डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स कितना आएगा? यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6x आ जाएगा, वाई और जेड का तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x आई कैप। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई निकालेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये तो आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो आवेश घनत्व तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? गॉस के नियम के अवकल रूप से। तुम्हें निकालना है आवेश घनत्व का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र तुम्हें दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर। तो तुम्हें जब ई वेक्टर दिया हुआ है तो तुम क्या निकाल सकते हो? फॉर्मूले से डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर निकाल सकते हो, एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई कर देना। तो एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा तुम्हें? आवेश घनत्व मिल जाएगा, ठीक है। चूंकि ये तो आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड निकालना है तुम्हें आवेश घनत्व। चूंकि गॉस के नियम के अवकलन रूप से डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू होता है रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो रो कितना आ जाएगा यहाँ से? आवेश घनत्व एप्सिलॉन नॉट डेल्ट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ पर हमने कोई माध्यम लिया था तो एप्सिलॉन लिखा था माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये हो जाएगा डेल डॉट ई वेक्टर, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर निकालिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। निकालिए डाइवर्जेंस ऑफ रो इक्वल्स टू कितना है? एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर निकालिए। डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर क्या होगा? फॉर्मूला बताया है, डेल्टा ई एक्स ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा ई वाई ओवर डेल्टा वाई, डेल्टा ई जेड ओवर डेल्टा जेड।
ठीक है, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एक्स कितना है यहाँ पर, ई वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं आप, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो क्या आ रहा है ये, ई कितना है यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ई एक्स कितना हो गया 6x, ई वाई कितना हो गया 1 और ई जेड कितना हो गया -1। लिखूं क्या ये, 6x का हो जाएगा 6, 1 का करेंगे तो 0, फिर से 0, यहाँ लिख लो। चलो ई एक्स दिया हुआ है आपको 6x हो जाएगा, ई वाई जो है वो 1 है और ई जेड भी कितना है -1। अब x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 6, डेल्टा ई वाई ओवर डेल्टा वाई कांस्टेंट है ये दोनों ही, इनका y और z के रेस्पेक्ट में आप जब अवकलन करेंगे तो 0 ही आएगा, तो रो का वैल्यू आ गया यहाँ पे 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका आवेश घनत्व और ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये -6x आएगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये -6x आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस होगा, -6 एप्सिलॉन नॉट कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सब वो निकालना मेरा वो वीडियो एक बार, समझ में आ रहा है। नोट्स मिलेंगे तुम्हें, नोट्स कॉलेज से ही मिलेंगे। नोट्स में वैसे पूरा सिलेबस मिल जाएगा जो तुम्हारा एग्जाम में आता है, बुक की जरूरत इसलिए है कि उसमें आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप बुक ले सकते हैं, सीबीएच एडिशन की कोई भी बुक ले लेना, सीबीएच एडिशन की आती है एक बुक, वो अच्छी है। वो कौन सी है, सीबीएच की बुक सबसे सही रहेगी, देखो ऐसी वाली बुक है। ये पुरानी है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, देख लेना आप, सीबीएच एडिशन की बुक सही है। अब निकाल सकते हैं, यदि आपको विभव का मान दिया हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश घनत्व निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो अब ये रफ कर दूं, देखो वैसे आपने डाइवर्जेंस पढ़ लिया है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पढ़ लिया है, कार्तीय निर्देशांकों में भी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का व्यंजक भी निकाल लिया है, लेकिन आपको डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ नहीं पता, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तो वो आज पढ़ेंगे। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। कई बार पूछ लिया जाता है कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, आपको वहां पे फॉर्मूला लिखना है और साथ में पूछता है उसके भौतिक अर्थ को समझाइए। तो भौतिक अर्थ क्या होता है, देखो जैसे परिभाषा में मैंने क्या बताया था, जैसे आपने कोई सदिश क्षेत्र ले लिया ए वेक्टर, ठीक है, तो उसका डाइवर्जेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, और उसको कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या लिखा था आपने, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या था,
लिमिट dv टेंस टू 0 1 by dv पृष्ठ समाकलन फ्लक्स a डॉट dA। क्या था? सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु पर उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस उस बिंदु पर काल्पनिक बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आयतन अल्पांश प्रति एकांक आयतन अल्पांश उससे निर्गत फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, A डॉट डी ए यहाँ पर क्या है? फ्लक्स ही तो है। सदिश क्षेत्र में किसी आयतन अल्पांश से निर्गत फ्लक्स प्रति एकांक आयतन क्या कहलाता है? उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझने के लिए हम ऐसा लेते हैं कि जैसे देखो ये कोई जल का प्रवाह है, ठीक है, जिसमें जल का वेग है v वेक्टर। जल का वेग कितना है? v वेक्टर जल का वेग है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश क्षेत्र क्या हो गया है? यहाँ पर v वेक्टर हो गया है। ठीक है, क्योंकि वेग भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो हमें अब इस v वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है? डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर। अब ले लिया कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हमने डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट P पर एक आयतन अल्पांश लेंगे, ये ले लिया हमने dv आयतन अल्पांश। इस पॉइंट P पर हम क्या करेंगे? एक dv आयतन अल्पांश लेंगे। अब डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर क्या होगा कि इस आयतन अल्पांश dv से जितना फ्लक्स निर्गत होगा, नेट फ्लक्स जो निर्गत होगा प्रति एकांक आयतन, तो वो क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर। जैसे देखो क्या होगा, लिमिट dv कितना है? टेंस टू 0 प्रति एकांक आयतन, ये आयतन हो गया प्रति एकांक आयतन। इस आयतन अल्पांश से जितना द्रव निर्गत होगा, क्योंकि हम यहाँ पर द्रव का प्रवाह ले रहे हैं, तो फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पर द्रव निर्गत नेट v वेक्टर डॉट डी। तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर। तो इससे निर्गत नेट फ्लक्स क्या होगा? जितना जल इसमें प्रवेश करेगा और कुछ द्रव इसमें से निकलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से जितना द्रव इसमें जा रहा है, अल्पांश के अंदर जितना द्रव जा रहा है उतना ही द्रव इसमें से निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स कितना होगा? निर्गत माइनस आगत करोगे तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब इससे निर्गत जितना द्रव इसमें प्रवेश कर रहा है उतना ही इसमें से निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? नेट द्रव का प्रवाह कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स 0। जब फ्लक्स 0 होगा तो डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा लेते हैं कि इसमें जितना द्रव प्रवेश कर रहा है उससे कम द्रव निकल रहा है। तो कम द्रव निकलेगा तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जो निकल रहा है माइनस जो प्रवेश कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो दूसरी कंडीशन आपने ये ले ली, ये पॉइंट P है, इस पर आपने आयतन अल्पांश लिया है dv। अब इसमें से बहुत सारा द्रव इसमें प्रवेश कर रहा है और थोड़ा सा ही द्रव इसमें से निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? निर्गत माइनस आगत। ठीक है, आने वाला ज्यादा है, इसका मतलब माइनस आने वाला है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। टोटल फ्लक्स नेगेटिव होगा, और जब फ्लक्स नेगेटिव होगा, अपना ये फ्लक्स नेगेटिव होगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर भी कितना आएगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो किसी भी सदिश क्षेत्र का हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो उस डाइवर्जेंस का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब जितना फ्लक्स उसके अंदर आ रहा है अल्पांश के अंदर उतना ही फ्लक्स उसमें से निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। नेट फ्लक्स 0 होगा तो डाइवर्जेंस भी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन उसमें से यदि बहुत ज्यादा फ्लक्स उसमें जा रहा है और कम निकल रहा है तो फ्लक्स का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और डाइवर्जेंस का मान भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हम लेते हैं,
जैसे आपका ये भी आयतनल 5 है, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमने ली कि इसके अंदर कम फ्लक्स, कम द्रव जा रहा है। सर ये टाइम क्यों आ रहा है इसमें? तो रिजॉइन करना है, एक बार रिजॉइन करो आप।